चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज़ होम्योस्टैसिस। अगर हम होम्योस्टैसिस की बात करें, इसकी मैं एटमोलॉजी की बात करूं कि बेसिकली ये वर्ड कहाँ से आया है, तो एटमोलॉजी की अगर हम बात करें तो होम्योस्टैसिस दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है, जिसमें से जो पहला पार्ट है दैट इज़ ग्रीक वर्ड दैट इज़ होमियोस। और होमियोस का मतलब जिस तरह होमो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है दैट इज़ सेम, होमो सेम को कहते हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम एटम्स पर, फॉर एग्जांपल H2 ये मॉलिक्यूल है, इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स हैं और दोनों हाइड्रोजन एटम सेम हैं। बहरहाल जी, पहला वर्ड होमियोस है, ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब क्या हो गया, सेम। दूसरे पार्ट की तरफ चलें, जो दूसरा पार्ट है इसमें जो वर्ड आ रहा है ये इंग्लिश वर्ड है और इंग्लिश वर्ड दैट इज स्टेसिस। स्टेसिस हम स्टेशनरी को कहते हैं, साकिन को कहते हैं, स्टॉप को कहते हैं, इक्विलिब्रियम को कहते हैं, आप जिस तरह से मर्जी ले लें। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट को सेम रखना, दैट इज नॉन एज होम्योस्टेसिस। आसान अल्फाज में स्टेट को सेम रखा जाए तो इस मैकेनिज्म को हम होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं। अब अगर हम होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन की तरफ चलें कि बेसिकली होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन क्या बनेगी, तो आप डिफाइन कर सकते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है कि आपने अपने अंदरूनी माहौल की हिफाजत करनी है और जाहिर बात है आपने अपने इंटरनल बॉडी स्टेट्स को उसको सेम रखना है, उसको कंट्रोल करना है और जितनी भी फ्लक्चुएशंस आएंगी ये आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आएंगी। फॉर एग्जांपल, ये भी मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा कि इस वक्त इस पर्टिकुलर रूम में मैं मौजूद हूँ और इस पर्टिकुलर रूम में अगर आप देखते हैं तो एक तो मेरा इंटरनल बॉडी स्टेट्स है और उसमें भी मैं आगे जाकर डिटेल से एग्जांपल डिस्कस करूंगा। अभी मैं सिंपल सी एग्जांपल मैं डिस्कस कर देता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जो मेरा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है दैट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स को पता होगा। बहरहाल ये जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है इसकी भी मैं रेंज डिस्कस करूँगा। अब जो मेरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसका जारी बात है टेम्परेचर कभी भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद नहीं रहेगा, ये कॉमन सेंस की बात है। इस वक्त इस पर्टिकुलर रूम जिसमें मैं मौजूद हूँ, अब इसका टेम्परेचर मेरे बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा भी हो सकता है और इस पर्टिकुलर रूम का जो टेम्परेचर है वो मेरे बॉडी टेम्परेचर से कम भी हो सकता है। जारी बात है गर्मियाँ होंगी तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर मेरे बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, मे भी ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड है या 41 डिग्री सेंटीग्रेड है या 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, मेरा बॉडी टेम्परेचर कम है, बाहर से हीट मेरी बॉडी के अंदर दाखिल होगी। अब जाहिर बात है जब हीट बाहर से मेरी बॉडी के अंदर दाखिल होगी तो मैंने प्रोटेक्ट करना है, मेरा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहना चाहिए। 37 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला जाए, इससे ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है जो मेरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, सर्दियाँ हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर लो है। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर अगर मैं बात करूँ तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बॉडी की हीट, चूँकि मेरी बॉडी के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, मेरी बॉडी के अंदर हीट की अमाउंट ज़्यादा है, मेरी बॉडी से हीट अब बाहर जाएगी। अगेन नतीजा क्या होगा, मेरा बॉडी टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि मेरा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन रहे। इसी चीज़ को हम होम्योस्टैसिस कहते हैं कि मैंने अपनी जो स्टेट है उसको कांस्टेंट रखना है, उसको साकिन रखना है, उसको इक्विलिब्रियम पे रखना है। इसको हम होम्योस्टैसिस का नाम देते हैं। ये इंशाल्लाह हम डिटेल से पूरे चैप्टर में डिटेल से एग्जांपल में डिस्कस करवाऊंगा। ये तो अभी स्टार्ट है। या फिर इसी डेफिनेशन को अगर मैं चेंज करूँ होम्योस्टैसिस की तो हम डिफाइन कर सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस इन अ सेल और एन ऑर्गेनिज्म बाय मींस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म। ये भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, चूँकि हम लोगों ने दो लेवल्स को डिस्कस करना है। नंबर 1 ऑर्गेनिज्मिक लेवल को डिस्कस करना है, ऑर्गेनिज्म लेवल को यानी कि जानदार के लेवल पे बात करनी है, और नंबर 2 हम लोगों ने सेल लेवल पे बात करनी है। तो बेसिकली दो ही लेवल पे हम मेंटेनेंस करवाते हैं, ऑर्गेनिज्म के लेवल पे मेंटेनेंस करवाते हैं और सेल के लेवल पे मेंटेनेंस करवाते हैं किसी भी चीज़ की।
और ये भी इंशाल्लाह हम डिटेल स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किन किन चीज़ों की मेंटेनेंस करवाई जाती है। अब अगर मैं एवोल्यूशन की बात करूं तो हर ऑर्गेनिज्म ने, हर स्पीशीज़ ने अपने आप को चेंज किया है। अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है तो ऑर्गेनिज्म कोशिश करता है कि अपने आप को चेंज करें अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। और ये जो चेंज किया जाता है अपने आप को अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसको हम अडेप्टेशन कहते हैं। अडेप्टेशन का मतलब ये होता है चेंज अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है तो लाजमी बात है आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करते अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट, आप उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज़ अपने आप को चेंज नहीं करती अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट, तो खदशा है कि स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट कर जाएं, और एक्सटिंक्ट होती हैं अगर चेंज नहीं कर पाती। फॉर एग्जांपल अगर मैं पेंडेमिक की बात करूं, पेंडेमिक आजकल कोविड-19 कोरोना वायरस ये चल रहा है और अब तो खैर ख़त्म होने के करीब है, लेकिन बहरहाल जो कोविड-19 है ये पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया। अब चूँकि ये नई चीज़ है, अगर वायरस आपकी बॉडी के अंदर जाता है और आप अपने आप को अडेप्ट नहीं करवा पाते, आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, आपकी डेथ हो जाती है। और सारी पॉपुलेशन के मेंबर्स अगर अपने आप को अडेप्ट नहीं करते, अपने आप को चेंज नहीं करते, अपने आप को इवॉल्व नहीं करते, तो खदशा है कि ह्यूमन पॉपुलेशन सफ़ा हैसी से मिट जाए। लेकिन बहरहाल चूँकि हमारे अंदर तो पूरा सेक्स और रिप्रोडक्शन में मैं जाकर डिस्कस करूँगा, वेरिएशंस होती हैं, हम अडेप्ट करते हैं। इवन दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी जो नॉर्मल तौर पर सेक्स और रिप्रोडक्शन के ज़रिए रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ चेंजिंग इन्वायरमेंट की, तो स्मोक ये कॉमन सा फिनोमिनन है। आप लोगों को पता है कि नवंबर दिसंबर के जो मंथ होते हैं 2-3 माह, इसमें ये स्मोक का जो आप कह लें कि पीरियड ये चलता है और जो हवा है ये आलूदा हो जाती है। तो स्मोक प्लस फॉग को हम स्मोक कहते हैं। तो इस केस में अगर आप देखते हैं तो आंखों की बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं, सांस की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करूं कि स्मोक चूँकि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि 1-2 माह के लिए रहती है, अगर सारा साल चले तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में सरवाइव करना है। और सरवाइव आप तभी करेंगे जब अपने आप को अडेप्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। ये जैसे जैसे एग्जांपल आती जाएंगी वैसे वैसे आपको अडेप्टेशन का इवन चैप्टर नंबर 24 के अंदर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि अडेप्टेशंस होती क्या हैं और ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट क्यों करते हैं। अब जी अगर मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल की बात करूं होम्योस्टैसिस की, तो 1849 में क्लॉड बेनार्ड है, इसने कॉन्सेप्ट दिया था होम्योस्टैसिस का। तो क्लॉड बेनार्ड ने कॉन्सेप्ट दिया होम्योस्टैसिस का। उसके बाद अगर आप आ जाते हैं तो 1926 में जो वर्ड होम्योस्टैसिस है ये वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन इसने इंट्रोड्यूस करवाया। होम्यो और भी साइंटिस्ट हैं, लेकिन चूंकि हम एफएससी लेवल पे हैं और ये भी दो साइंटिस्ट हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर तो नहीं कोट किए गए, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। अब अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टैसिस की बात करें कि होम्योस्टैसिस की अहमियत क्या है, फ़ायदा क्या है, तो होम्योस्टैसिस जैसा मैंने डिस्कस किया है कि होम्योस्टैसिस का काम होता है कि जो इंटरनल फ्लक्चुएशंस आएँ उनको एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन किया जाए। चूँकि एक बात याद कर लें कि फ्लक्चुएशंस ये भी मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा कि इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर भी इन्वायरमेंट मौजूद है और ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर भी इन्वायरमेंट मौजूद है। लेकिन जो भी फ्लक्चुएशंस आती हैं, इन फ्लक्चुएशंस को कोशिश की जाती है कि नैरो रेंज के अंदर ही चेंज होने दिया। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है तो कोशिश की जाएगी कि एक नैरो रेंज के अंदर चेंज हो। वाटर कंटेंट है, कोशिश की जाएगी, ऑर्गेनिज्म कोशिश करेगा कि एक नैरो रेंज के अंदर चेंज करे। बाकी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनिज्म कोशिश करता है कि एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन किया जाए, कंट्रोल किया जाए डिफरेंट कंपोनेंट्स को, और बाकायदा एक प्रॉपर हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम मौजूद होगा जिसको हम कंट्रोल सिस्टम का नाम देते हैं। ये भी इसी टॉपिक में मैं डिस्कस करूँगा कि कंट्रोल सिस्टम होता क्या है और वो कैसे मेंटेन करवाता है फ्लक्चुएशंस को विद इन अ नैरो रेंज। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो जो होम्योस्टैसिस है ये सेंट्रल रिक्वायरमेंट है
कि मेंटेनेंस किया जाए विद इन आप जो इंटरनल बॉडी स्टेट्स है विद इन नैरो रेंज। अब अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस, तो जो मोस्ट ससेप्टेबल कंपोनेंट्स हैं जिनमें चेंज आती है और चेंज आती रहेगी, दैट इज़ 3 कंपोनेंट्स हैं जिनमें नंबर 1 वाटर है, नंबर 2 सल्यूट्स हैं और नंबर 3 टेम्परेचर है। चूँकि ये कॉन्टीन्यूसली चेंज होते रहते हैं, पानी चूँकि आप लोगों ने पीना ही पीना है, जब आप पानी पिएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो इंटरनल बॉडी स्टेट है उसमें जो ब्लड है उसमें वाटर के कंटेंट्स फ्लक्चुएट करेंगे। अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो वाटर के कंटेंट ज़्यादा हो जाएंगे आपके ब्लड के अंदर, अगर आप पानी कम पीते हैं तो वाटर कंटेंट कम हो जाएंगे आपके ब्लड के अंदर। इसी तरह से सोल्यूट्स हैं जिसमें ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से टेम्परेचर है। अगर हम होम्योस्टेसिस की बात करें तो होम्योस्टेसिस इज कैरीड आउट बाय 3 वेज, 3 आप कैटेगरीज बना लें। चूँकि ये ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है तो हम आसानी के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं ताकि एक एक चीज़ को हम डिटेल से समझ सकें। बल्कि हमारा ये चैप्टर भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला जो मैकेनिज्म है दैट इज़ नॉन एज, जो पहला कैटेगरी है इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। अब ऑस्मो रेगुलेशन में ऑस्मोसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑस्मो आप वाटर सोल्यूट्स को कहते हो। तो मेंटेनेंस ऑफ रेगुलेशन ऑफ सोल्यूट्स एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, दैट इज़ नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। ये डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है। आसान अल्फाज में मेंटेनेंस ऑफ सोल्यूट्स एंड वाटर कि 2 चीज़ों को मेंटेन हम लोगों ने करना है। एक तो सोल्यूट्स को मेंटेन करना है। सोल्यूट्स में कोई भी चीज़ आ सकती है, उसमें आपके आयंस आ सकते हैं, मिनरल्स आ सकते हैं, विटामिन्स आ सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स, फूड कंटेंट्स आ सकते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एक्सेट्रा। तो चूँकि आप खाना खाते हैं तो इसका मतलब आप सोल्यूट्स ले रहे हैं, आप पानी पीते हैं इसका मतलब आप वाटर ले रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें कॉन्टिन्यूसली फ्लक्चुएट करेंगी और आप कोशिश करेंगे आपकी बॉडी आप से मतलब तमाम, मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, इवन प्लांट्स की भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो 2 चीज़ों को हम मेंटेन करेंगे, वाटर को और सोल्यूट्स को आपकी बॉडी के अंदर, एनिमल की बॉडी के अंदर, प्लांट्स की बॉडी के अंदर। इस मैकेनिज्म को हम ऑस्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। कैसे किया जाएगा ये इंशाल्लाह डिटेल से जब ये टॉपिक स्टार्ट होंगे तो वहाँ पे जाके मैं डिस्कस करूँगा। सेकंड अगर मैं बात करूँ सेकंड कैटेगरी की होम्योस्टेसिस की, तो दैट इज़ अ थर्मो रेगुलेशन। अब थर्मो रेगुलेशन में सीधा सीधा पता चल रहा है, थर्म है हीट को कहते हैं, रेगुलेशन रेगुलेट करने को कहते हैं, मेंटेन करने को कहते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन टॉलरेबल रेंज। नेक्स्ट अगर मैं मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस की बात करूं तो जैसा मैंने पहले डिस्कस किया है कि होम्योस्टेसिस 2 लेवल्स पर कैरी आउट करवाई जाएगी। नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो दैट इज़ ऑर्गेनिज्मिक लेवल। ऑर्गेनिज्म जानदार को कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हूं तो दैट इज़ मैं ऑर्गेनिज्म हूं, एक तो मेरा लेवल है। और दूसरी अगर मैं बात करूं दूसरे लेवल की तो दैट इज़ सेलुलर लेवल। सबसे पहले मैं ऑर्गेनिज्मिक लेवल को डिस्कस करवा दूं। अगर मैं अपनी बात करूं तो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे फर्दर हम 2 लेवल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल 2 कैटेगरीज बना देते हैं ऑर्गेनिजम्स। नंबर 1 ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। पहले तो बात यह है कि इन्वायरमेंट का पता होना चाहिए। तो इन्वायरमेंट को अगर मैं डिफाइन करूं तो एवरीथिंग दैट सराउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म या एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, कोई भी चीज़ जो हमें घेरे हुए है वो हमारा माहौल कहलाती है। अब ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्मिक लेवल की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है नंबर 1 एंड नंबर 2 ऑर्गेनिजम्स इंटरनल इन्वायरमेंट है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर मौजूद हूं। तो ये जो पर्टिकुलर रूम है जिसके अंदर मैं खड़ा हूं, जिसके अंदर मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, तो दैट इज़ माई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जारी बात है, आप बाहर चले जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे तो ग्राउंड आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बन जाएगा। जहाँ पे भी आप मौजूद होंगे आपके जो बाहर जो भी इन्वायरमेंट है ये आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। और जारी बात है जितनी भी फ्लक्चुएशंस आती हैं ये बेसिकली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशंस आती हैं, इंटरनल में भी आ सकती हैं, लेकिन मोस्टली तौर पर जो फ्लक्चुएशंस आती हैं वो ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आती है। अब मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो मेरा इंटरनल इन्वायरमेंट है, दैट इज़ ऑर्गेनिजम्स इंटरनल इन्वायरमेंट। उसमें मेरे ऑर्गन हैं, उसमें मेरे सेल हैं, उसमें टिश्यूज़ हैं, उसमें ब्लड है, यानी कि मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो मेरा इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्चुएशंस हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आएंगे। जैसा मैंने डिस्कस किया टेम्परेचर चेंज है तो टेम्परेचर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का चेंज हो रहा है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंटरनल स्टेट को सेम रखूं, इंटरनल इन्वायरमेंट को
सेम रखूं, इसी को मैं होम्योस्टेसिस का नाम देता हूं। खैर हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म लेवल की बात नहीं करनी, चूँकि आपकी बुक के अंदर नहीं डिस्कस किया गया, लेकिन जैसे जैसे हम बुक के अंदर एग्जाम्पल डिस्कस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको और अच्छा क्लियर होता जाएगा। हम जी दूसरे लेवल पे आ जाते हैं, दैट इज़ सेलुलर लेवल। सेल के लेवल पर हम आ जाते हैं। अगेन अगर मैं सेलुलर लेवल की बात करूँगा तो अगेन दो इन्वायरमेंट बन जाएंगे। एक तो सेल्स का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बन जाएगा, जो सेल के बाहर का माहौल है उसको हम सेल्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहेंगे, और एक विद इन जो सेल इन्वायरमेंट मौजूद है इसको हम सेल्स इंटरनल इन्वायरमेंट का नाम देते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सेल ले लिया, इस सेल को अगर आप देखते हैं तो सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अंदर ये सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है, और बेसिकली इस इन्वायरमेंट को, इस स्पेस को हम इंट्रासेलुलर स्पेस का नाम देते हैं। इंट्रा हम विद इन और इनसाइड को कहते हैं, सेलुलर हम सेल को कहेंगे, स्पेस हम खला को कहेंगे। तो ये जो स्पेस विद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जितनी भी आप स्पेस आपको नज़र आ रहा है, ये सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है, अंदरूनी माहौल है। और जारी बात है इसमें साइटोप्लाज्म मौजूद होगा, न्यूक्लियस मौजूद होगा, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेल्स मौजूद होंगे इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर। और अगर मैं सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करूं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मैं बाहर की तरफ चले जाऊं, तो दैट इज सेल्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो सेल्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में नॉर्मल तौर पर जो स्पेस पाया जाता है सेल के बाद, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। एक्स्ट्रा हम आउटसाइड को कहते हैं, सेलुलर हम सेल को कहेंगे, स्पेस हम खला को कहेंगे। इसी तरह से अगर आप दो सेल लेते हैं ए एंड बी, इन दो सेल्स के दरमियान भी स्पेस मौजूद है, दैट इज इंटर सेलुलर स्पेस। इंटर बिटवीन को कहते हैं सेलुलर, सेल स्पेस हम खला को कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो इंटर सेलुलर स्पेस है और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ये सेल्स का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। और ये भी आप लोगों को पता है, फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 14 में आप लोगों ने पढ़ा था, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है या जो इंटर सेलुलर स्पेस है, यहाँ पे फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम देते हैं, या टिश्यू फ्लूइड का नाम देते हैं, या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का नाम देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो टिश्यू फ्लूइड है ये इस पर्टिकुलर सेल के हवाले से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बन गया, और जो साइटोप्लाज्म है वो सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट बन गया। इसके अलावा और सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें तो टिश्यू फ्लूइड से थोड़ा सा आप आगे चले जाएं तो आपको ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क नज़र आएगा, लिम्फेटिक जो लिम्फ कैपिलरीज हैं ये भी नज़र आएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप कंपेयर कर रहे हैं सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, और जितनी भी फ्लक्चुएशंस आनी है वो नॉर्मली तौर पर सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्लड वेसल्स की बात करूं जिसके अंदर बेसिकली ब्लड फ्लो कर रहा है, और ये भी आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन हर चीज़ की ट्रांसपोर्ट हमारा ब्लड करवाता है। फॉर एग्जांपल आपने, अगर हम एग्जांपल की थोड़ी सी मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश करूं कि आपने पानी पिया, वाटर ड्रिंकिंग की, जैसे ही आप पानी पिएंगे आपकी इंटेस्टाइन से होता हुआ ये लार्ज इंटेस्टाइन, और वहाँ पे आप लोगों को पता है कोलॉन से एब्जॉर्प्शन हो जाती है। एब्जॉर्प्शन के बाद वाटर आ गया आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर, यानी कि ब्लड के अंदर आ गया, और ब्लड इस वाटर को पहुंचाएगा आपके बॉडी सेल्स तक। अब होगा क्या कि जैसे ही आप पानी पिएंगे आपका जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो वाटर है, वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज़ करके, अब जब ये सेल और आप ब्लड को कंपेयर करेंगे तो ब्लड के अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, सेल के अंदर वाटर की अमाउंट कम है। तो ये आप लोगों को पता है प्रिंसिपल है कि चीज़ें मूव करती हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। और चूँकि वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो रही है तो अब इसको मैं डिफ्यूजन का नाम नहीं दूंगा, इसको मैं ऑस्मोसिस का नाम दूंगा। मतलब ये हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल्स आप मूव करना शुरू कर देंगे ब्लड से विद इन द सेल के अंदर जाना शुरू कर देंगे। चूँकि ब्लड के अंदर क्वांटिटी वाटर की ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो ऑटोमेटिकली मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अब मूवमेंट कब तक होती रहेगी? जब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो जाता, जब तक दोनों जगह पे वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती, तब तक ये वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी। बात ये है, इस पर्टिकुलर सेल को पानी की ज़रूरत नहीं है, इस पर्टिकुलर सेल ने पानी नहीं लेना, क्योंकि पानी अगर एंटर होता जाएगा तो एक वक्त आएगा, हो सकता है ये सेल बस्ट भी कर जाए, फट भी जाए। अब ये सेल क्या करेगा? ये सेल कहेगा कि मुझे वाटर की ज़रूरत नहीं है, ये रेगुलेट करवाएगा। चूँकि वाटर और सॉल्यूट्स की रेगुलेशन को मैंने ऑस्मो रेगुलेशन का नाम दिया था। अब फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ इस पर्टिकुलर सेल को 10 वाटर मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है,
10 से लेकर हम 15 तक रेंज रख लेते हैं, इससे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स इसको नहीं चाहिए। तो जैसे ही इस सेल के अंदर 10 से लेकर 15 वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, ये सेल एंट्री को रोक देगा। किसकी एंट्री को रोक देगा? वाटर मॉलिक्यूल्स की एंट्री को रोक देगा। इसका मतलब है इसने होम्योस्टेसिस करवाना है, इसने अपनी इंटरनल स्टेट को सेम रखना है। अब ये नहीं होना चाहिए कि वाटर की क्वांटिटी आपके जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें ज़्यादा होगी तो यहाँ पे फ्लड आ जाए, ऑस्मोटिक फ्लडिंग हो जाए। ऑस्मोटिक फ्लडिंग का नुकसान होगा। और ये भी नहीं होना चाहिए कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर की क्वांटिटी कम है तो पानी सेल से बाहर निकल जाए, जिसकी वजह से सेल श्रिंक कर जाए। ये अगेन डिटेल से जो एग्जांपल है, मैकेनिज्म है, हम ऑस्मो रेगुलेशन वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब बात ये आती है कि ये जो सारी चीज़ें मेंटेन की जाती हैं, रेगुलेट की जाती हैं विद इन नैरो रेंज, विद इन टॉलरेबल रेंज, जारी बात है कोई ना कोई सिस्टम मौजूद होना चाहिए। तो जो सिस्टम पाया जाता है ये तमाम चीज़ें रेगुलेट करने के लिए, इस सिस्टम को हम कंट्रोल सिस्टम का नाम देते हैं। कंट्रोल सिस्टम की अगर हम बात करें तो बेसिकली कंट्रोल सिस्टम जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर डिस्कस किए गए हैं, हम दो किस्म के डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन नंबर 1 हम कह देते हैं दैट इज़ अ लिविंग कंट्रोल सिस्टम, या जिसको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम का नाम देते हैं। और नंबर 2 अगर मैं बात करूं तो दैट इज़ फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम। अब जो बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम है, जो लिविंग कंट्रोल सिस्टम है, जो हमारी बॉडी के अंदर लगा हुआ, सारी बात है हम बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस कर रहे हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं। अब 3 कंपोनेंट्स में नंबर 1 हमारे आ जाएंगे रिसेप्टर्स, जिनको हम सेंसर्स का भी नाम देंगे। नंबर 2 आ जाएगा कंट्रोल सेंटर, और नंबर 3 आ जाएगा जी अफेक्टर। ये इंशाल्लाह डिटेल के साथ जो बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम है ये चैप्टर नंबर 17 के अंदर हम जाके डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं पहले कंपोनेंट की बात करूं, जो रिसेप्टर है ये रिसीविंग ऑर्गन होता है और ये स्टिमुलस को रिसीव करता है। स्टिमुलस हम चेंज इन एनवायरनमेंट को कहते हैं। अब कोई भी अगर चेंज आती है तो रिसेप्टर्स इस चेंज को डिटेक्ट करेंगे, ये मैसेज फिर पहुंचा दिया जाएगा दूसरे कंपोनेंट की तरफ, जिसको हम कंट्रोल सेंटर का नाम दे रहे हैं। और कंट्रोल सेंटर में जो बायोलॉजिकल कंट्रोल सेंटर है बेसिकली ये आपका ब्रेन है, और इन सर्टन केसेस हम डिस्कस करेंगे आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। तो मैसेज जो भी चेंज आई, चेंज का मैसेज रिसेप्टर ने पहुंचा दिया कंट्रोल सेंटर तक। कंट्रोल सेंटर को पता चल जाएगा कि एनवायरनमेंट में चेंज आ चुकी है। अब कंट्रोल सेंटर मैसेज पहुंचाएगा थर्ड कंपोनेंट की तरफ, दैट इज नोन एज अफेक्टर। और अफेक्टर्स में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बेसिकली 2 अफेक्टर्स हैं, नंबर 1 आपके मसल्स हैं और नंबर 2 आपके ग्लैंड्स हैं। तो अफेक्टर्स ऐसे ऑर्गन होते हैं जिन्होंने रिस्पॉन्ड करना होता है, और रिस्पॉन्ड किसके खिलाफ करना होता है? चेंज के खिलाफ। तो बहरहाल जी ये 3 कंपोनेंट हैं जो बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट है। इस टॉपिक के अंदर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम को नहीं डिस्कस कर रहे, हम एग्जांपल के तौर पर फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। फिज़िकल हम तबई को कहते हैं जो चीज़ आपको नज़र आती है, जिसको आप महसूस कर सकते हैं। तो फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम में भी हम टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की बात करेंगे। यानी कि बहुत सी चीज़ें हैं जो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में आती हैं, जिनके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल इस रूम की मैं बात कर लूँ तो इस रूम में ये एसी लगा हुआ है, दैट इज़ एग्जांपल ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। आपकी बिल्डिंग के अंदर फायर अलार्म्स लगे होते हैं, दैट इज़ अगेन टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। आयरन इस्त्री की बात कर लें, आप अपने गीज़र्स की बात कर लें, आप रेफ्रिजरेटर की बात कर लें, ये सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, डिवाइसेस हैं जिनके अंदर फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम काम कर रहे होते हैं। अब फिजिकल कंट्रोल सिस्टम काम कैसे करता है? अगेन फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 उसी तरह से आपका रिसेप्टर्स आ जाएंगे, जिसमें थर्मोमीटर आ जाएगा। नंबर 2 कंट्रोल सेंटर आ जाएगा, और पूरा एक स्पेशल सेटअप लगा होता है। फॉर एग्जांपल थर्मोस्टैट्स मौजूद होते हैं टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम के अंदर, या आप स्विच की भी बात कर सकते हैं जो कंट्रोल सेंटर के तौर पर काम करेंगे। और नंबर 3 कंपोनेंट्स इनके अंदर अफेक्टर्स मौजूद होते हैं। अब टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में मैं एसी की एग्जांपल ले लेता हूँ। आजकल इन्वर्टर लगे होते हैं, एसी तो कहना अच्छी बात नहीं। और इन्वर्टर के अंदर अगर आप देखें तो दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। कूलिंग अपरेटस भी मौजूद होता है और हीटिंग अपरेटस, चूँकि गर्मियों में कूलिंग अपरेटस चलेगा। अब होता क्या है कि अगर हम इस होम्योस्टैसिस को डिस्कस करने की कोशिश करें कि बेसिकली मैकेनिज़्म क्या ऑपरेट करता है और कैसे कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जांपल इस रूम के अंदर मैं मौजूद हूँ और गर्मियों का मौसम है, मैं कह देता हूँ कि इस रूम का टेम्परेचर मेरे बॉडी टेम्परेचर से
ज़्यादा है। या आप कह सकते हैं कि आप चाहते हैं कि आप इस रूम का टेम्परेचर एक नॉर्मल या कांस्टेंट लेवल पे लेके आएँ, कांस्टेंटली आप मेंटेन करें। मैं चाहता हूँ इस रूम का टेम्परेचर मैं 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा एसी लगा हुआ है, मैं इसका जो सेट पॉइंट है, जो थर्मोस्टेट है, उसको मैं सेट कर दूंगा 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, हो सकता है कि इसका जो टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो। ज़ाहिर बात है, अगर 26 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो मैं क्यों चलाऊंगा एसी। मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल इस रूम का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब ये हुआ कि रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है, आप 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप टेम्परेचर को कम करना चाहते हैं, आप हीट की अमाउंट को कम करना चाहते हैं। आपका ये डिवाइस क्या करेगा, आपका डिवाइस कूलिंग ऑपरेटर्स को ऑन करेगा, और जैसे ही कूलिंग ऑपरेटर्स को ऑन करेगा एसी ऑन हो जाएगा, कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपका जो रूम का टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाएगा। अब कम होने का मतलब क्या हुआ, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 34 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएगा, 28 डिग्री सेंटीग्रेड, सो ऑन आते आते जैसे ही आपके रूम का टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा, फौरी तौर पर ये एसी जो है ये ट्रिप कर जाएगा, या जो कूलिंग ऑपरेटर्स है ये स्विच ऑफ हो जाएगा, चूँकि जिस रिक्वायर्ड लेवल पे आप लाना चाहते थे उस रिक्वायर्ड लेवल पे आपका रूम टेम्परेचर पहुंच चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इन्वर्टर है, इसके अंदर पूरा एक सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें नंबर 1 आप इसके जो सेंसर हैं, जिसको मैंने थर्मोमीटर का नाम दिया है, ये जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये इन सेंसर्स ने टेम्परेचर को डिटेक्ट किया, चेंज आई, और ये मैसेज फिर इसके थर्मोस्टेट तक चला गया, और थर्मोस्टेट ने फिर एनालाइज किया कि अब टेम्परेचर को कम करना है, तो कम करने के लिए कूलिंग ऑपरेटर्स को ऑन करना पड़ेगा। कूलिंग ऑपरेटर्स जैसे ही ऑन हुआ, टेम्परेचर रूम का कम होना शुरू हुआ, और जैसे ही रिक्वायर्ड लेवल पे आया, जो इन्वर्टर है ये स्विच ऑफ हो गया। इसी तरह से अगर मैं सर्दियों की बात करूं, मेरे रूम का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम है, और मैं रूम का टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिक्स करना चाहता हूं। मैंने इसका थर्मोस्टेट 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट कर दिया। अब जारी बात है, जो पहला कंपोनेंट है, जो सेंसर है, जो थर्मोमीटर है, वो डिटेक्ट करेगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टेम्परेचर को, जो कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैसेज पहुंच जाएगा, थर्मोस्टेट को पता चल जाएगा कि हीट की अमाउंट को ज़्यादा करना है, यानी कि टेम्परेचर को हम लोगों ने चूँकि ज़्यादा करना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाना है। तो अब ये क्या करेगा, डिवाइस जो इन्वर्टर है ये हीटर को ऑन कर देगा, और जैसे ही हीटर ऑन होंगे हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। नतीजा क्या होगा, आपका रूम का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा। अब ये इन्वर्टर क्या करेगा, चूँकि हीट की अमाउंट कम है रूम की, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप ज़्यादा करना चाहते हैं 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हीटर ऑन करवा दिए जाएंगे। ग्रेजुअली रूम का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15, 20 सो ऑन। जैसे ही 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे ही 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पहुंचेगा, तो इन्वर्टर ऑफ़ करवा दिया जाएगा, हीटिंग ऑपरेटर्स ऑफ़ करवा दिया जाएगा। अब बात यह है कि ये जो कंट्रोल किया जा रहा है, ये एक सिस्टम के तहत कंट्रोल किया जाता है, जिसको हम फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं, और ये भी इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 17 के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर मैं डेफिनेशन की तरफ चलूँ तो फीडबैक मैकेनिज़्म को मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म इज़ इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इट इज़ कंट्रोलिंग। मतलब क्या होता है कि बेसिकली जिस चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा होता है, जिस प्रोडक्ट को कंट्रोल किया जा रहा होता है, वही प्रोडक्ट अल्टीमेटली जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करवा देती है। ये जैसा हम हीट की अमाउंट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, कि हीट के अमाउंट को हम लोगों ने देखा है कि हम इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं या हीट की अमाउंट को हम डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो हीट ही अल्टीमेटली सिस्टम को कंट्रोल कर देती है, कि सिस्टम को स्टॉप करवा देती है या सिस्टम को ऑन करवा देती है। जैसा कूलिंग ऑपरेटर्स ऑन करवाएं, हीटर हम लोगों ने ऑन करवाए, ऑफ़ करवाएं, तो ये बेसिकली जो प्रोडक्ट है, जो हीट है, ये कंट्रोल कर रही है। और बेसिकली फ़ीडबैक दो किस्म के हैं, पॉजिटिव फ़ीडबैक है और नेगेटिव फ़ीडबैक है। हम नेगेटिव फ़ीडबैक की बात करते हैं, चूँकि मोस्टली नेगेटिव फ़ीडबैक चलता है।
नेगेटिव फीडबैक में बेसिकली इन्वर्स अफेक्टर रिस्पॉन्स पाया जाता है, यानी कि जो अफेक्टर हैं ये उल्ट काम करते हैं। और हम लोगों ने देखा है हमारे अफेक्टर जो हैं ये उल्ट काम कर रहे हैं कि हीट की अमाउंट कम हुई, अफेक्टर ने जो कूलिंग ऑपरेटर्स है इसने कोशिश की कि हीट की अमाउंट कम हुई, तो जैसे ही हीट की अमाउंट कम हुई हम लोगों ने देखा है हमारा जो हीटिंग ऑपरेटर्स है इसने हीट की अमाउंट को बढ़ाना शुरू कर दिया। और इसी तरह से जैसे ही हम लोगों ने देखा था हमारे रूम का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमारा जो सिस्टम है उसने कोशिश की है कि जो फैक्टर है उसकी हीट की अमाउंट को कम किया जाए, रूम टेम्परेचर को कम किया जाए। तो ये जो इन्वर्स अफेक्टर रिस्पॉन्स पाया जाता है, उल्ट काम करवाया जाता है, इसको हम नेगेटिव फीडबैक का नाम देते हैं। होम्योस्टेसिस जिस तरह मैंने बात किया है कि दो लेवल हैं, ऑर्गेनिज्मिक लेवल है और सेल लेवल है। इसी को आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम बनी हुई है, फ्लो शीट बनी हुई है जिसमें दोनों लेवल्स को डिस्कस किया गया। फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर दिखाया हुआ है, बॉक्स दिखाया हुआ है। इस बॉक्स के अंदर अगर आप टॉप पे देखते हैं तो आपको कंट्रोल सिस्टम नज़र आएगा। ये जो बॉक्स है ये ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस बॉक्स के अंदर अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं ये ऑर्गेनिजम्स इंटरनल इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करेंगी। टॉप पे कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, इसका मतलब जो ऑर्गेनिज्म का कंट्रोल सिस्टम है जिसा मैंने अभी डिस्कस किया, आपका कंट्रोल सिस्टम आपका ब्रेन है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। इस बॉक्स के बाहर अगर आप चले जाएंगे तो आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट नज़र आएगा। जारी बात है ऑर्गेनिज्म के बाहर ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और फ्लक्चुएशंस वो वाइड रेंज में आएगी। जारी बात है चेंज वाइड रेंज में एक बड़े लेवल पे चेंज आती है। ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो चाहे टेम्परेचर की बात कर लें, वाटर की बात कर लें, सोल्यूट्स की बात कर लें, जो मर्जी बात कर लें। अब आ जाते हैं जी हम बॉक्स के अंदर की तरफ। बॉक्स के अंदर जब हम आ जाएंगे इसका मतलब अब हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर आ चुके हैं। अब इसमें आप देखें तो आपको दो सेल नज़र आएंगे, सेल ए एंड सेल बी। इसका मतलब ये हुआ जैसा अभी मैंने डिस्कस किया, सेल के अंदर जितना भी स्पेस है जिसको मैंने इंट्रासेलुलर स्पेस का नाम दिया है, तो ये सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट बन जाएगा। और बाहर जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, टिश्यू फ्लूइड है, ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ कैपिलरीज हैं, तो ये सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बन जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिज्म का इंटरनल इन्वायरमेंट रहेगा। अब कोशिश क्या की जाएगी कि रिस्ट्रिक्ट किया जाए फ्लक्चुएशंस को विद इन नैरो रेंज। तो ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्गेनिज्म लेवल को, ऑर्गेनिज्मिक लेवल को और सेलुलर लेवल को, और ये इन्वायरमेंट की बात कर रहा है।